नागपुर शहर में आशा देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू का नाम सुमन और छोटी बहू का नाम निधि था। आशा देवी स्वभाव की बहुत ही कंजूस थी, जिस वजह से उनकी दोनों बहुएं उनसे बहुत परेशान रहती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का फैसला आशा देवी ही करती थी। उनकी मर्जी के बिना उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से, ओफो, अब आज क्या बनाऊं खाने में? निधि, एक काम कर, सासू माँ से पूछ कर आ डिनर में क्या बनाए। निधि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस वजह से वो अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, आप ही पूछ कर आओ माँ जी से, मैं नहीं जाती पूछने। अपनी सास के डर के मारे निधि उनके सामने जाने से बहुत ही हिचकिचाती थी, जिस वजह से सुमन को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसे बचती फिरती हो, मानो अकेले तुम ही को उनसे डर लगता हो। खैर छोड़ो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर के रिमझिम भरे सुहाने मौसम को देखकर सुमन को आज कुछ अच्छा खाने का मन था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास आखिर में उसे दाल चावल ही बनाने को कहेगी। इसी दुविधा में खोए हुए सुमन अपनी सास के कमरे में जा पहुंचती है और डरते हुए अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल करे तू बना ले। अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है, मैंने कोई कमी थोड़ी न छोड़ी है तुम लोगों के लिए। हाँ जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन के चावल और दालों से ही भरा पड़ा है, उसके अलावा है भी क्या इस घर में? अरे किस सोच में डूब गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं? अच्छा एक काम करना, तू ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो। लेकिन माँ जी, कल रात को भी दाल ही बनी थी और यहाँ तक कि आज दिन में भी हमने दाल चावल ही खाए हैं। हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी, अब तू लाल मसूर बना ले। अरे दाल है, पर है तो अलग अलग रंग की। माँ जी, रोज रोज यूँ दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, आई बड़ी महारानी, अपने घर पर क्या पकवान खाती थी जो यहाँ दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता? और इतना ही शौक है नया नया खाने का तो लाओ, निकालो अपनी जेबों से पैसे और थमाओ मेरे हाथ में। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है, और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सास की बातें सुनकर सुमन का चेहरा लटक जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सास की बातों का जवाब दे सके। वो दुखी मन से रसोई में आती है और गुस्से में दाल निकालने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा कभी किसी पर निकल ही नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या है जेठानी जी? होना क्या है, हमेशा दाल चावल ही खाओ, दिन में लाल दाल, रात को काली दाल, सुबह मिक्स दाल। ये दाल खा खाकर तो जिंदगी ही दाल बनकर फैल गई है। ये बात सुनकर निधि को बहुत हंसी आती है और वो चुपचाप एक तरफ चूल्हे पर दाल और एक चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। आशा देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुओं के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे। एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार, फिर वही दाल चावल। ये दाल खा खा कर ना मैं तो पक गया हूँ। यार घर में कुछ और सब्जी नहीं है क्या, जो हर वक्त बस दाल चावल ही खाने को मिलता है? सच में निधि, ऑफिस में रोज दाल लेकर जाता हूँ ना, तो अब तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नितिन दाल वाला रख दिया है। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं जी? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी हमसे कहती हैं। अरे अरे, क्यों भड़क रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सब्जी बना दिया करेगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही देवरानी जेठानी के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में सब्जी तो बनेगी। अगली सुबह जब सुमन और निधि सब्जी बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें कोई सब्जी नजर नहीं आती। तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है, सामने बिरजू भैया की दुकान में सब्जी भी मिलती है, आप प्लीज जाकर ले आइए ना, मुझे इनके लिए सब्जी बनाकर पैक करनी है, दोनों भाइयों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं और वो मुआ बिरजू का बच्चा 1 रुपया तक कम करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपए किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई हूँ, दोनों भाइयों के लिए बना दे। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत कम है, ये हम सबको पूरा नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा सबके लिए बनाने को? बोला तो था दोनों भाइयों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो चावल दाल ही खा लेंगे। अरे सरकार से जो मुफ्त दाल चावल मिलते हैं उसको ही खाया करो, पता है ऐसा करके हमें कितनी बचत कर सकते हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर सुमन और निधि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों फिर से अपनी सास के साथ दाल ही खाती हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब आलोक और नितिन के टिफिन में या तो दाल होती या आलू की सब्जी। एक रोज नितिन अपनी माँ से, माँ क्या है ये सब? दाल और आलू खाकर हम पक चुके हैं,
अरे जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं तो आप सब्जियां क्यों नहीं लाती? बड़े नखरे चढ़ गए हैं दोनों भाइयों के। जब हमें मुफ्त में दाल चावल मिल रहा है तो हम क्यों सब्जियों पर पैसे खर्च करें? अरे बचत करना सीखो, बचत, नहीं तो एक दिन सब भूखे मरोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही बनेगा, खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। आशा देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनती और इसका असर ये हुआ कि दोनों भाई चोरी छुपे बाहर का खाना खाने लगे। रोज बाहर का खाना खा खा कर उनका पेट खराब हो गया। एक रात दोनों पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सुमन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निधि, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी सुमन भी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। हे राम, ये आखिर क्या हो रहा है? सुमन बहू उठो, इससे क्या हो गया? माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम तीनों की नजर उतार देती हूँ। मेरे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई है। बस भी करो माँ जी, बहुत हुई आपकी ये कंजूसी। निधि जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और आपकी बहू लगता है ये सब्जियां नहीं खाती, जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैंने इनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सब्जियां खाने से बचती रही तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं, खाने में सब्जियों की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी जीने के लिए सांस की। आशा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले मुफ्त दाल चावल खाने को मजबूर करती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी ये कंजूसी भरी आदत छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को हर तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। और इस तरह से अब आशा देवी के घर में तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियां बनने लगी और दाल चावल अब हफ्ते में 2 बार ही बनते थे। अब सभी घर वाले हर रोज अलग अलग सब्जियां खाकर बहुत खुश थे। संदीप अपने माता पिता के साथ मोहन नगर में रहता था। संदीप के पिता हरिराम एक होटल में बर्तन धोने का काम करते थे। संदीप की माँ कमला घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। संदीप एक गरीब परिवार का लड़का था। पास के ही सरकारी स्कूल में वो 4th कक्षा में पढ़ रहा था। संदीप अक्सर स्कूल के कुछ बच्चों को अपना जन्मदिन स्कूल में मनाते देखता था। स्कूल के बच्चे अपने जन्मदिन पर कक्षा में टॉफी और बिस्कुट बांटा करते थे। संदीप उन बच्चों को देखकर यही सोचता था कि उसका तो कभी जन्मदिन आता ही नहीं। एक बार संदीप की कक्षा में पढ़ रहे एक बच्चे का जन्मदिन था। वो सब बच्चों को टॉफियां बांट रहा था। जब वो टॉफी देने संदीप के पास जाता है, तभी एक बच्चा उस बच्चे से कहता है, अरे यार सोनू, तू संदीप को टॉफी देकर क्या करेगा? ये हम सबसे तो अपने जन्मदिन पर टॉफी खा लेता है, पर आज तक इसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। हम सबको टॉफी खिलाने के खर्चे से बचना चाहता है ये संदीप। कोई बात नहीं मन्नू, इसको खाने दे टॉफी। संदीप को अपना जन्मदिन ही नहीं पता कि इसका जन्मदिन कब आता है, इसलिए हमारे जन्मदिन पर टॉफी बिस्कुट के मजे उड़ाता है। कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। संदीप उदास हो जाता है। वो स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ कहती है, क्या बात है संदीप, आज इतना मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो? माँ, मेरे स्कूल के सब दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर मैं अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाता? मेरा जन्मदिन कब आता है माँ? मेरे सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। संदीप, ये जन्मदिन वगैरह पैसे वाले लोगों के घर ही मनाए जाते हैं। हम गरीब लोगों का कोई जन्मदिन नहीं होता बेटा। हम कोई पढ़े लिखे माँ बाप तो है नहीं। तुम्हारे पैदा होने का दिन न तुम्हारी माँ को याद है और न ही मुझे। संदीप बेटा, चल अब ये जन्मदिन वगैरह की बातें छोड़, आजा रोटी खा ले। संदीप उदास मन से रोटी खाने लगता है, पर उसके मन में अब ये बात घर कर गई थी कि गरीब लोग जन्मदिन नहीं मनाते। गरीब का जन्मदिन नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। संदीप अब बड़ा हो चुका था। संदीप की माँ ने उम्र के साथ अब घरों में काम करना छोड़ दिया था। संदीप के पिता भी अब होटल का काम छोड़कर घर के पास में ही सब्जी का ठेला लगाने लगे थे। एक दिन हरिराम सब्जी का ठेला लगा रहा होता है। उसके पास वही होटल का मालिक आता है जहां हरिराम पहले बर्तन धोने का काम किया करता था। अरे हरिराम, सब्जी का ठेला लगाने लगे हो हैं? अच्छी बात है, शरीर चलता रहना चाहिए।
और मेहनत करने में क्या अर्ज है कि नहीं? अच्छा लाओ, 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर तोल दो। अभी देता हूं साहब। बड़ी खुशी हुई आपको इतने समय के बाद देखकर। अरे हरिराम, तुम्हारा एक बेटा भी था ना, संदीप? अब तो बड़ा हो गया होगा, आजकल क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालिक, अभी 12वीं पास की है उसने, तो घर पर ही है। अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए अभी पढ़ाई रोक दी है उसने। उसे भी कहीं किसी दुकान पर कोई काम मिल जाए तो घर खर्च में आसानी हो जाएगी और पैसे कमाकर आगे की पढ़ाई भी कर लेगा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, एक काम करो, मैंने बड़े बाजार में एक नई बेकरी खोली है, तो मुझे वहां पर एक लड़के की जरूरत है जो बेकरी की देखभाल भी कर सके और लोगों के घरों तक ऑर्डर भी पहुंचा सके। तुम चाहो तो कल से ही संदीप को नौकरी पर भेज सकते हो। 8,000 रुपए महीना की तनख्वाह पर रख लूंगा। क्यों, सही रहेगा ना तुम्हारे लिए भी? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मालिक। मैं कल ही संदीप को आपकी बेकरी पर भेज देता हूं। अगले दिन से संदीप हरिराम के कहने पर बेकरी शॉप पर काम करने लग जाता है। बेकरी का मालिक नारायण सभी ऑर्डर की डिलीवरी के लिए अब संदीप को ही भेजता था। नारायण की बेकरी के केक और पेस्ट्री बहुत ही मशहूर थे। किसी के जन्मदिन की पार्टी हो या शादी की सालगिरह, हर कोई नारायण की बेकरी से ही केक ऑर्डर करता था। एक दिन नारायण संदीप को बुलाता है। संदीप, अरे ये ऑर्डर पहुंचाना है ठीक 5 बजे तक। जन्मदिन की पार्टी है तो 6 बजे तक केक काटने के लिए उन लोगों ने टाइम रखा है ना? तो हमें जो है 5 बजे तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए कहा गया है। ये घर का पता है, ठीक समय पर डिलीवरी पहुंचा देना, ठीक है? संदीप केक का ऑर्डर देने के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है, उसकी माँ का फोन आता है। संदीप बेटा, तेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। सब्जी के ठेले पर थे तो बेहोश हो गए। एक आदमी उन्हें छोड़कर गया है, अभी भी बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर को बुलाना होगा बेटा, तू जल्दी घर आ जा। माँ की बात सुनकर संदीप घबरा जाता है। उसे केक का ऑर्डर भी समय पर पहुंचाना होता है, पर वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे केक भी समय पर पहुंचाना होता है, पर उसका घर पहुंचना बहुत जरूरी था। संदीप की माँ घर में अकेली थी और पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। संदीप घर की तरफ निकल गया। संदीप सीधा डॉक्टर को लेता हुआ ही घर गया। डॉक्टर ने संदीप के पिता का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लेकर संदीप को दी और संदीप के पिता को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। संदीप ने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लाकर अपने पिताजी को दी और कुछ समय पश्चात जब वो होश में आ गए तो संदीप ने अपनी माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है पिताजी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। धीरे धीरे दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। आप पिताजी के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे एक ऑर्डर का केक पहुंचाना है, बहुत जरूरी। संदीप केक लेकर जल्दी जल्दी नारायण के दिए पते पर पहुंचता है। संदीप घबरा जाता है कि जिनका ऑर्डर है कहीं वो लोग गुस्से में आकर नारायण को फोन न कर दे, कहीं नारायण उसे नौकरी से न निकाल दे। ये सब ख्याल संदीप के मन में आ रहे थे क्योंकि नारायण के भी बार बार फोन आ रहे होते हैं, पर पिताजी की तबीयत को देखते हुए संदीप नारायण के फोन को नहीं उठा पाता। संदीप थोड़ा घबराया हुआ केक लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है। जी, आपका केक का ऑर्डर था। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो मेरे। कोई बात नहीं बेटे, वैसे भी मेहमान थोड़ा लेट ही आते हैं। मेरे पोते का जन्मदिन है, आज वो 10 साल का हो गया है। रुको, मैं अपने बेटे किशोर को बुलाता हूं। अरे किशोर बेटा, अरे ये जो केक ऑर्डर किया था, केक आ गया है। चलो मोहित बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का केक आ गया है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। वाओ, मेरा बर्थडे केक आ गया। मम्मी देखो मेरा बर्थडे केक। दादा, दादू देखो। दादी, दादू देखो। जी, नारायण जी की बेकरी से आया हूं, ये आपका केक। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू भैया। आप भी अंदर आओ ना भैया, आज मेरा बर्थडे है तो आप भी तो गेस्ट हुए ना। हाँ हाँ प्लीज, अगर मोहित का मन है तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए। सर मैं आपके घर की पार्टी में, सर मैं कैसे? क्यों नहीं बेटा, आप क्यों नहीं आ सकते? आओ बेटा, मेरे पोते का मन है तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ।
भैया, आप मेरे जन्मदिन का केक लाए हो। मैं आपके जन्मदिन पर केक लाऊंगा। आपका जन्मदिन किस डेट को आता है भैया? बचपन का वही प्रश्न संदीप को याद आ जाता है जिसका उत्तर उसे आज तक नहीं मिला था। वो चुप हो जाता है। मोहित दोबारा उससे वही प्रश्न करता है। इस पर संदीप कहता है, पता नहीं मोहित बेटा, मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन कब होता है। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी आज तक ढूंढ रहा हूं। जब भी मैंने अपने माता पिता से यह पूछा कि मेरा जन्मदिन कब होता है, मेरे माता पिता ने हमेशा यही कहा कि गरीबों का जन्मदिन नहीं होता, गरीब जन्मदिन नहीं मनाते। कोई बात नहीं भैया, मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। पापा, दादू, हम कल भैया का जन्मदिन मनाएंगे। हम भैया के घर चलेंगे ना पापा? हाँ हाँ मोहित बेटा, हम कल इन भैया के घर जरूर चलेंगे। अगले दिन पिता की तबीयत की वजह से संदीप छुट्टी पर होता है। मोहित अपने पिता और दादू को लेकर नारायण की बेकरी पर जाता है। नारायण को लगता है कि कल केक लेट हो गया था, शायद इसी वजह से वो संदीप की शिकायत लेकर आए हैं। नारायण उन्हें बताता है कि संदीप के पिताजी की तबीयत खराब है, कल इसी वजह से उसे आपके घर आने में देर हो गई थी। जब वो उनके घर केक देने जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी माँ का फोन आ गया था कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसी वजह से उसे केक देने में देरी हो गई। मोहित के पिता और दादू नारायण को बताते हैं कि पार्टी शुरू होने से पहले ही संदीप केक ले आया था। संदीप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। वो नारायण से संदीप के घर का पता पूछते हैं और एक बढ़िया सा केक भी खरीदते हैं। वो संदीप के घर पहुंचते हैं। संदीप मोहित और उसके पापा व दादू को देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने माता पिता से उन्हें मिलवाता है। संदीप भैया, हैप्पी बर्थडे। ये लो आपका बर्थडे केक। कल आप मेरे बर्थडे पर आए थे, आज मैं आपके बर्थडे पर आया हूँ। आओ संदीप भैया, केक काटते हैं। आओ बेटा संदीप, अपना जन्मदिन मनाओ और ये केक काटो। मोहित को बहुत खुशी होगी। और बेटा, आज के बाद कभी भी ये मत कहना कि आप गरीब हो बेटा, ठीक है? मन से अमीर होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, मनुष्य का मन साफ होना चाहिए, तो वो अपने ही आप अमीर हो जाता है। सब मिलकर संदीप का जन्मदिन मनाते हैं। संदीप और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। संदीप की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। थोड़ी सी खुशी भी किसी इंसान के जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देती है। इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं और ईश्वर की धरती पर नेक इंसान भी हैं। ये साबित करके एक अमीर गरीब का जन्मदिन खुशियों से भर देता है।